नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 52 52वां लेक्चर करने जा रहे हैं। और 52वां जो लेक्चर है ये बीएससी अपने जो सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सिलेबस में है। तो अपना जो कल प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक चला था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, अगर आपको ध्यान है तो हर्डमानिया के बारे में अपने पढ़ रहे थे। हर्डमानिया जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, क्योंकि कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो डेवलपमेंट है, इन दो में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि हर्डमानिया का जो डेवलपमेंट है उसको अपने डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो लार्वल स्टेज से जब एडल्ट स्टेज के अंदर चेंज होता है तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसको अपने डिस्कस करेंगे। तो ये डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट एक टॉपिक चल रहा है अपना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो आपको बताया था कि हर्डमानिया एक हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है। हर्मोफ्रोडाइट एनिमल है, उभयलिंगी जंतु है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक पर इसको आते हैं। तो उभयलिंगी जंतु है, आपको बताया था कि उभयलिंगी जंतु का मतलब इसके अंदर नर और मादा जनांग जो है वो एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो नर जनांग और मादा जनांग है वो एक यूँ कह सकते हैं कि लोब के अंदर पाए जाते हैं, पिंडकों के रूप में पाए जाते हैं। और उन लोब की संख्या जो होती है वो 20 से 25 होती है। और ये लोब जो होते हैं केंद्रीय एक अक्ष के दोनों ओर स्थित होते हैं। अब जो जनद हैं या गोनाड्स हैं, इनकी संख्या इसके अंदर दो होती है। एक तो इसको कहते हैं राइट गोनाड और एक होता है लेफ्ट गोनाड। राइट गोनाड जो होता है वो पेरिकार्डियम के पास में स्थित होता है या उसके समानांतर स्थित होता है, जबकि लेफ्ट गोनाड जो होता है वो इंटेस्टाइनल जो लूप होता है उसके ठीक साथ साथ में स्थित होता है। ये आपको बताया था मैंने कल। उसके बाद में इसकी यदि हम लंबाई चौड़ाई की यदि बात करें प्रत्येक गोनाड की, तो लंबाई जो होती है कल बताया था आपको 3 से 4 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई जो होती है या इसकी मतलब जो लंबाई है 3 से 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में आपको बताया था कि जो जनद है वो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं यानी उभयलिंगी होते हैं इसके, या ये कहते हैं कि ये जंतु उभयलिंगी होता है, परंतु फिर भी इसके अंदर क्या होता है पर निषेचन पाया जाता है, स्व निषेचन नहीं पाया जाता है। उसका रीजन मैंने बताया था कि इसके अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्त्री पूर्वता पाई जाती है। प्रोटोगाइनस पोजीशन जिसको कहते हैं। स्त्री पूर्वता मैंने बताया था कि वे जंतु जिनके अंदर अंडाणुओं का निर्माण शुक्राणुओं से पहले होता है वो कंडीशन क्या कहलाती है? स्त्री पूर्वता। और यदि कोई ऐसा जंतु उभयलिंगी जिसके अंदर यदि शुक्राणु पहले बने अंडाणु बाधे बने तो उसको हम पुंपूर्वता कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि स्त्री पूर्वता पाई जाती है तो स्त्री पूर्वता का अर्थ मैंने बताया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस तो ये एक ऐसा उभयलिंगी जंतु है जिसके अंदर नर और मादा जनांग एक ही जंतु में स्थित है, परंतु स्व निषेचन क्यों नहीं होता? उसका रीजन दिया स्त्री पूर्वता, यानी अंडे यहाँ पर पहले बनते हैं और शुक्राणु क्या बनते हैं? बाद में बनते हैं। और अगर निषेचन की बात करें तो इसके अंदर निषेचन कौन सा होता है? बाह्य निषेचन होता है। तो इस प्रकार से जो ये जंतु है इसके जो जनांग हैं वो एक ही जंतु में होते हुए भी इसके अंदर क्या होता है? पर निषेचन। तो ये कई बार पूछा जाता है कि उभयलिंगी एक हर्डमानिया एक उभयलिंगी जंतु है फिर भी उसके अंदर पर निषेचन क्यों होता है? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है। और ये पुंपूर्वता आपने जो अपने जंतु पढ़ा था कैंचुआ, उस कैंचुए के अंदर आपने पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर की, उसके अंदर पुंपूर्वता पाई जाती है। अब देखिएगा यदि अपने इसके डायग्राम की बात करें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।
ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका? हर्डमानिया का। अब देखिएगा हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, ये एक गोनाड है। ये कितने गोनाड होते हैं? केवल एक गोनाड है। और इस गोनाड की यदि हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबा कितना है? 3 से 4 सेंटीमीटर होता है और चौड़ा जो 1 सेंटीमीटर होता है। लंबाई कितनी होती है इस तरह से? 3 से 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर होती है। और मोटाई है जो कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब देखिएगा इसकी यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिएगा एक गोनाड है ये। केवल कितना गोनाड है? ये केवल एक गोनाड है, जिसके अंदर लोब्स कितनी होती हैं? ये 20 से 25 होते हैं। और प्रत्येक लोब जो होता है वो ओवरी और टेस्टिस दोनों की तरह बिहेव करता है। यानी अब इस डायग्राम से अपने को स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से होता है। तो लंबाई चौड़ाई वापस देखिएगा, इस तरह से लंबाई कितनी होती है गोनाड की? 3 से 4 सेंटीमीटर। और इस तरह से चौड़ाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। और मोटाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और ये गोनाड इस तरह की आकृति के कितने गोनाड होते हैं? इसके अंदर 2 गोनाड होते हैं। पहला राइट गोनाड जो होता है वो पेरिकार्डियम के समानांतर स्थित होता है। मैंने कल बताया था आपको पेरिकार्डियम क्या होता है? समानांतर स्थित होता है, एक डायग्राम से मैंने कल बताया था। और दूसरा जो गोनाड है वो जो इंटेस्टाइनल लूप है उसके ठीक लूप का मतलब जो आंत का जो एक घेरा बना होता है उस घेरे के अंदर क्या होता है? स्थित होता है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से इसको, इसके अंदर क्या होता है कि अपने कोई एक इसको ले लेते हैं। चलो अपने ये बड़ा है चूंकि आकार में लोब, तो इसको मैं लिख देता हूँ लोब, एक नाम लिख दिया अपने लोब। तो लोब ओवरी और टेस्टिस दोनों की तरह बिहेव करता है। अब देखिए प्रत्येक लोब का जो ये भाग होता है ऊपर वाला जो मैंने छोटा डॉटेड बनाया है, ये भाग कौन सा होता है? इसका टेस्टिस होता है। और लोब का जो आधार भाग होता है, नीचे वाला भाग कह सकते हैं, ये कौन सा भाग होता है? इसका ओवरी होता है। यानी तो इसका मतलब एक लोब जो है वो टेस्टिस और ओवरी दोनों की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको ये सेंट्रल एक्सिस है इसका, ये क्या है? सेंट्रल एक्सिस। अगर इसको हम थोड़ा सा नाम लिखे तो क्या लिख दें? इसको पूरे एरिया को क्या लिख सकते हैं अपने? इसको सेंट्रल एक्सिस क्या लिख सकते हैं? एक नाम सेंट्रल एक्सिस। तो ये पूरा एरिया सेंट्रल एक्सिस दिख रहा है आपको। इस सेंट्रल एक्सिस के दोनों लोब हैं आपको दिख रहे हैं। और प्रत्येक लोब के अंदर क्या है? ऊपर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? टेस्टिस। और नीचे का भाग क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। अब सेंट्रल एक्सिस में क्या चीज़ है? सेंट्रल एक्सिस में आपको 2 ट्यूब दिख रही है। एक तो ये बाहर वाली ट्यूब जो है और एक इसके क्या होती है? अंदर। बाहर वाली ट्यूब जो होती है वो किसकी तरह काम कर रही है? ये ओविडक्टल या ओविडक्ट की तरह काम कर रही है। बाहर वाली ट्यूब किसकी तरह काम कर रही है? ओविडक्ट की तरह काम कर रही है ये वाली ट्यूब। और जो अंदर वाली ट्यूब है ये किसकी तरह काम कर रही है? ये स्पर्मेटिक डक्ट जो है उसकी तरह क्या कर रही है? काम कर रही है। स्पर्म डक्ट की तरह काम कर रही है। यानी बाहर वाली जो ट्यूब है उस ट्यूब के द्वारा अंडाणुओं को ले जाया जाता है, जबकि अंदर वाली जो ट्यूब है ये इसके किसको लेके जाती है? शुक्राणुओं को लेके जाती है। अब देखिएगा तो ये जो एक प्रकार से अंडवाहिनी होगी और एक होगी शुक्रवाहिनी। तो अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी दोनों मिलकर के इसके सेंट्रल एक्सिस का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा आगे, अब पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस ये एरिया दिख रहा है आपको। अब टेस्टिस वाले एरिया से छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही है, दिख रहा है आपको? ये नलिका निकल रही है, इधर से ये निकल रही है। प्रत्येक लोब से दिख रहा है टेस्टिस वाले भाग से क्या निकल रही है? छोटी छोटी नलिकाएं। तो इन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? स्पर्म डक्टल। क्या नाम बोलते हैं इसको? स्पर्म डक्टल कहते हैं। कौन सी नलिकाओं को? जो टेस्टिस से निकलती हैं छोटी कम व्यास वाली नलिकाएं क्या कहलाती है? स्पर्म डक्टल कहलाती है। अब प्रत्येक लोब की जो स्पर्म डक्टल होती हैं, प्रत्येक लोब की स्पर्म डक्टल जो होती है मिलकर के एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी या स्पर्म डक्ट कहते हैं। दिख रहा है आपको? ये पूरी स्पर्म डक्ट बन गई। और स्पर्म डक्ट अंत में जाकर के क्लोएका वाले एरिया के अंदर, जंतु का जो अवस्कर वाला एरिया, वहाँ पर जाकर एक छिद्र में खुलती है। उस छिद्र को क्या कहते हैं? स्पर्म डक्कल अपर्चर। क्या कहते हैं इसको? हम स्पर्म डक्कल अपर्चर कहते हैं। ये रहा, दिख रहा है आपको? अब सिस्टम क्या होगा? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि डायग्राम में हमें दिख रहा है। थोड़ा डायग्राम कंजस्टेड है हालांकि, पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो रही है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। वो शुक्रजनक नलिकाएं शुक्र जनन द्वारा किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का। वो सारे के सारे शुक्राणु कहाँ प्रवेश करते हैं? इन्हें स्पर्म डक्टल में प्रवेश करते हैं। स्पर्म डक्टल किस में खुल रही है? स्पर्म डक्ट में खुल रही है। स्पर्म डक्ट कहाँ खुल रही है? स्पर्म डक्कल अपर्चर में खुल रही है, यानी शुक्रवाहिनी के छिद्र में खुल रही है। और शुक्रवाहिनी वाला ये छिद्र कहाँ खुलता है? अवस्कर के पास खुलता है। और अवस्कर मैंने बताया था कौन सा एरिया होता है? जो इसका एट्रियल साइफन वाला एरिया जो होता है, एट्रियल कैविटी का जो एट्रियल साइफन वाला एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवस्कर कहते हैं। तो ये वहाँ पर खुलता है। तो इसका मतलब जो शुक्राणु है वो कहाँ आएंगे? देखो
इस एरिया से कहाँ घुसेंगे, टेस्टिस वाले एरिया से कहाँ गए, स्पर्म डक्टल में आ गए, स्पर्म डक्टल से स्पर्म डक्ट में आ गए, स्पर्म डक्ट से कहाँ गए, इस एरिया में आ गए अपर्चर में, अपर्चर से, और अपर्चर किसका है, स्पर्म डक्टल अपर्चर है ये फिर शुक्राणु को ऑस्कर में छोड़ देता रहा, उसका एट्रियल साइफन से होते हुए, एट्रियल पोर से होते हुए क्या कर देता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, जल के अंदर छोड़ देता है। तो शुक्राणुओं का ये मार्ग हो गया। अब दूसरा इसका यदि मादा जनन तंत्र की हम बात करें तो मादा जनन तंत्र में यदि हम बात करें तो प्रत्येक लोब का जो नीचे का भाग है, आधार भाग होता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, ओवरी की तरह बिहेव करता है, उसको ओवरी कहते हैं। वो पार्ट कौन सा कहलाता है इसका, ओवरी। प्रत्येक लोब का ये जो नीचे वाला भाग जो मैंने गोलाकार बनाया है, गोलाकार संरचनाओं से बनाया, ये सारा कौन सा भाग है इसका, ओवरी वाला भाग है। अब देखिएगा कि ओवरी जो है आगे छोटी नलिकाओं में दिख रहा है आपको, ये भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग जो मैंने उंगली लगा रहा हूँ यहाँ, ये भाग जो आपको दिख रहा है, ये भाग, ये क्या कहलाता है, ओवेरियन डक्टल कहलाता है। यानी ये कह सकते हैं कि ओवेरियन डक्टल क्या है, ओवरी से निकलने वाली छोटी नलिकाएं, ये क्या कहलाती है, छोटी नलिकाएं जो क्या कहती है, ओवेरियन डक्टल कहलाती हैं। ये दिख रही है आपको, ये सारी क्या है, ओवेरियन डक्टल। ओवेरियन डक्टल फिर किस में खुलती है, एक बड़ी नलिका में खुलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरी डक्ट कहते हैं, या ओवेरियन डक्ट कहते हैं, या ओविडक्ट कहते हैं की बात है। ये जो बड़ी नलिका इसको क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है छिद्र की सहायता से कहाँ खुलती है, क्लोएका वाले भाग में खुलती है, जिसको हम कहते हैं ओविडकल अपर्चर। क्या कहते हैं, जिसको हम ओविडकल अपर्चर कहते हैं, इस छिद्र को केवल। अब हम अंदर वाले छिद्र की बात नहीं कर रहे, हम किस वाले छिद्र की बात कर रहे हैं, जो बाहर छिद्र अपने को अलग दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि ओवरी वाले भाग के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स भरे होते हैं। फॉलिकल्स जो कि आगे जाके, या फॉलिकल्स में क्या होते हैं, मैच्योर एग्स होते हैं। अंडे जो है वो कहाँ आते हैं, ओवेरियन डक्टल में आते हैं। ओवेरियन डक्टल सारी कहाँ खुलती है, ओविडक्ट में खुलती है। ओविडक्ट अंत में जाके कहाँ खुलती है, इस अपर्चर में खुलती है। अपर्चर कहाँ खुलता है, क्लोएका में। और क्लोएका मैंने बताया कि जो इसका एट्रियल साइफन है वहाँ खुलता है। एट्रियल साइफन कहाँ खुलता है, एट्रियल अपर्चर में। तो एट्रियल अपर्चर से जो जल बाहर निकलता है उसके साथ अंडे भी बाहर निकल जाते हैं। यानी अंडों का हमारा क्या रहेगा, यहाँ ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स अंडे बनाएंगे, कहाँ आएंगे, ओविडकल फनल, ओविडकल के अंदर आएंगे। ये आने के बाद ओविडकल कहाँ छोड़ देती है उनको, ओविडक्ट में छोड़ देती है। ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट कहाँ ले जाएगी उनको, ओविडकल अपर्चर में। ओविडकल अपर्चर क्लोएका में छोड़ देता है। क्लोएका से अंडे कहाँ जाते हैं, एट्रियल साइफन में। एट्रियल साइफन से एट्रियल अपर्चर से साथ जो जल बाहर निकल रहा है उसके साथ बाहर आ जाते हैं। अब चूंकि इसके अंदर क्या है कि स्त्री पुरुषता पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर अंडे पहले बने, शुक्राणु क्या बनते हैं, बाद में बनते हैं, इसलिए अंडे क्या है पहले बाहर आ जाते हैं। अब निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, इसके अंदर जल के अंदर होती है। निषेचन होने के बाद में इसमें क्या होता है कि जो है लार्वा बनता है, और वो लार्वा जो है टैडपोल लार्वा कहलाता है। और टैडपोल लार्वा जो है वो आगे जाकर के मेटामॉर्फोसिस करते हुए किसमें चेंज हो जाता है, अडल्ट के अंदर चेंज होता है। तो ये इसका क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है। अब अपने जो इसके यदि हम शुक्राणुओं की बात करें तो शुक्राणु जो होते हैं वो लंबी पूंछ युक्त संरचना होती हैं। और एक शुक्राणु जो होता है इसका परिपक्व शुक्राणु लगभग 4 म्यू माइक्रोन लंबा होता है। और जो इसका शुक्राणु का जो शरीर है वो 3 भागों में बंटा होता है, सिर, धड़ और पूंछ में बंटा होता है। पूंछ इसमें लंबी होती है और शीर्ष भाग जो होता है उसके ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है। शीर्ष भाग पर क्या पाया जाता है, इसके एक्रोसोम पाया जाता है। तो यानी इसका शुक्राणु यदि हम देखें तो इस प्रकार का होता है, थोड़ा इस तरह से होता है। ये हेड है, ये मिडिल पार्ट है, और ये क्या इसकी टेल है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका एक्रोसोम है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। तो स्पर्म इस तरह का आकार का होता है, लगभग आगे से थोड़ा सा त्रिभुजाकार होता है, जिसका ऊपर से एक्रोसोम होता है। ये हेड है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, ये बीच नीचे मिडिल पार्ट आ जाता है, ये फिर क्या है, टेल है। और मिडिल पार्ट के अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। टेल जो है लंबी कसाब युक्त फ्लैजिलेटेड संरचना होती है, जो कि गमन में क्या होती है, इसको सहायक होती है। तो ये इसकी क्या है, जो एक गोनाड को अपने देख लिया, यानी एक जननांग को देख लिया, और साथ में शुक्राणु की संरचना देख ली। एक गोनाड के अंदर कितने लोब हैं, 20 से 25 लोब, और प्रत्येक लोब के अंदर क्या हैं, वर्षण और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं। और ये जनन संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। राइट जो गोनाड होता है वो पेरिकार्डियम के पैरेलल होता है, और जो लेफ्ट गोनाड होता है वो इंटेस्टाइनल लूप के अंदर स्थित होता है। तो ये गोनाड की क्या होती है, इसके अंदर संरचना होती है। कल इसके अंदर अपने अंडे की संरचना को देखेंगे, और साथ में इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है वो रिट्रोग्रेसिव कैसे होता है उसकी कल अपनी बातें करेंगे। थैंक यू।